गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं निरोधी विभव और वह आवृत्ति के मध्य वक्र की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य संबंध। अपन संबंध तो पहले भी देखा था कि निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ये किस प्रकार से निर्भर करता है उसकी बात अपन आज करते हैं। ठीक है, अपन ने प्रकाश विद्युत समीकरण देखी थी। प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण अपन को K मैक्सिमम इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू जीरो, जहाँ पे ये K मैक्सिमम फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, H प्लांक नियतांक, म्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, म्यू जीरो दहली आवृत्ति होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे निरोधी विभव की। तो अपन को ये पता है कि K मैक्सिमम है, K मैक्सिमम इक्वल टू ई वी जीरो होता है। यहाँ पे EV जो ये V0 जो है वो निरोधी विभव का काम करता है, निरोधी विभव को व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसी समीकरण में अपन K मैक्सिमम की जगह अपन EV0 इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू जीरो। ठीक है, अपन यहीं से देखें तो V0 इक्वल टू इस E को इधर ट्रांसफर करेंगे H अपॉन E म्यू माइनस म्यू जीरो। V0 इक्वल टू इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे H म्यू अपॉन E माइनस ऐसे कैसे इस वाले को करेंगे H म्यू जीरो अपॉन E। यहाँ पे V0 निरोधी विभव, H प्लांक नियतांक, म्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, H प्लांक नियतांक, म्यू जीरो दहली आवृत्ति, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसी को अपन V0 इक्वल टू H अपॉन E म्यू माइनस H म्यू जीरो, यहाँ पे किसके इक्वल होता है? कार्यफलन के इक्वल। अपन को पता है क्योंकि फाई जीरो इक्वल टू H म्यू जीरो है, तो अपन H म्यू जीरो की जगह फाई जीरो से नोट करते हैं। तो अपन को यहाँ पे निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य एक समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण को देखने से अपन को ये प्राप्त होता है कि ये समीकरण एक सरल रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें इसकी, अगर अपन सरल रेखीय समीकरण से तुलना करें, सरल रेखीय समीकरण अपने पास y इक्वल टू mx प्लस सी है। यहाँ पे V0 y द्वारा डिनोट होता है। यहाँ पे अगर अपन बात करें m, जिसको अपन उस वक्र की प्रवणता, ढाल, स्लोप जो भी बोलते हैं, यहाँ पे m इक्वल टू एच अपॉन ई। यहाँ पे जो x है वो म्यू आवृत्ति, और यहाँ पे जो c है उस c को अपन माइनस फाई जीरो अपॉन ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ एक सरल रेखा की फॉर्म में होगा। यहाँ पर अपन y अक्ष पर निरोधी विभव V0 लेते हैं, x अक्ष पे अपन आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ये एक सरल रेखीय समीकरण है और इस सरल रेखीय समीकरण का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे अगर अपन इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को अपन दहली आवृत्ति म्यू जीरो से डिफाइन करेंगे। अपन बात करें इस वाले भाग की, तो ये वाला भाग C को डिनोट करता है, और यहाँ पे जो C है वो है माइनस फाई जीरो अपॉन ई। यहाँ पे जो C है वो C है माइनस फाई जीरो अपॉन ई। ठीक है, अब अपन बात करें ये निरोधी विभव और ये आवृत्ति, तो निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य एक समानुपातिक संबंध है। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ जो आता है वो कैसा आता है? सीधी सरल रेखा में आता है। यहाँ पे अपन आवृत्ति का मान बढ़ाते हैं तो निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ से अगर अपन प्रवणता निकालें तो प्रवणता के लिए अपन इस वक्र का ढाल थीटा निकाल सकते हैं, और थीटा निकाल के अपन m इक्वल टू अपने पास यहाँ पे ये जो m है m इक्वल टू अपने पास h अपॉन ई अपन को इस समीकरण से प्राप्त होता है। तो यहाँ इस वक्र का जो ढाल है वो h अपॉन ई होगा जो अपन को इस समीकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को ढाल
यहाँ पे x की जगह क्या आएगी, आवृत्ति आएगी, और यहाँ अपन को बाई एक्सिस पे अपन ने लिया है आपतित प्रकाश की आवृत्ति। तो यहाँ निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य संबंध कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को एक बार आप नोट कीजिए। अगला टॉपिक है अपना डी ब्रोगली की परिकल्पना। डी ब्रोगली की परिकल्पना अपन से क्या कहती है, डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो अपन से क्या कहती है, डी ब्रोगली की परिकल्पना कहती है कि जिस प्रकार से प्रकाशीय जो विकिरणें हैं उन विकिरणों की ऊर्जा को अपन तरंग रूप के साथ साथ अपन उसकी कणीय लक्षणों को भी प्रदर्शित करते हैं। अपन ये मान के चलते हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग के साथ साथ कणीय गुण भी प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार अगर कोई गतिशील कण है वो गतिशील कण भी तरंग के लक्षण प्रदर्शित करेगा। कुल मिला के अपन बात करें तो अपन ये कहेंगे कि गतिशील जो द्रव्य कण है वो गतिशील द्रव्य कण तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो अपन से ये कहेगी, क्या कहती है, तो दोबारा बात करते हैं अपन कि अगर कोई भी प्रकाश है जब भी वो संचरित होता है तो तरंग रूप के साथ साथ वो कणीय रूप भी प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार अगर कोई गतिशील कण है तो वो गतिशील कण के साथ साथ तरंग प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात वो एक तरंग से भी संबद्ध रहता है, ठीक है। तो अपन यहाँ डी ब्रोगली की बात करें तो डी ब्रोगली अपन से ये कहता है कि अगर कोई गतिशील कण है, गतिशील कण, तो गतिशील कण जो है वो तरंग से संबद्ध होता है, जिसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपन डी ब्रोगली की परिकल्पना। इस डी ब्रोगली की परिकल्पना की बात करें तो जो तरंग होती है उन तरंगों को अपन द्रव्य तरंगे भी कहते हैं। इन जो गतिशील कण होते हैं उन गतिशील कणों से जो तरंग संबद्ध होती है उन संबद्ध तरंगों को अपन द्रव्य तरंगे बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग भी बोलते हैं, डी ब्रोगली तरंग। इनको अपन प्रायिकता तरंग भी कहते हैं, प्रायिकता तरंग, ठीक है। तो जो द्रव्य कण है अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेंगे तो उनके साथ एक संबद्ध तरंग भी होती है, उन तरंगों को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे, ठीक है। उनको डी ब्रोगली तरंगे भी बोलते हैं, प्रायिकता तरंगे भी बोलते हैं। अगर अपन उनके तरंग दैर्ध्य की बात करें तो उनकी तरंग दैर्ध्य का अपना फॉर्मूला जस्टिफाई, देखिए यहाँ पे अपन को पता है कि जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये अपन फॉर्मूला पहले भी अपन निकाल चुके हैं। यहाँ से अपन किसी भी गतिशील कण की तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपने पास लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, यहाँ पे पी संवेग है, पी संवेग। यदि कोई गतिशील कण है और उसका द्रव्यमान, यदि गतिशील कण का द्रव्यमान स्मॉल m व वेग v है, ठीक है, तो उस स्थिति में p इक्वल टू अपने पास होता है mv। अब यहाँ पे अगर अपने पास संवेग p इक्वल टू mv है तो अपन यहाँ उस गतिशील कण की ऊर्जा और संवेग में एक संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो अपन को पता है E इक्वल टू, अगर अपन कोई कण है उस कण की जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर है, ठीक है। यहीं से अपन इसको संवेग में कन्वर्ट करें तो अपन क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्मॉल m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो em इक्वल टू इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो m का स्क्वायर v का स्क्वायर, यहाँ mv इक्वल टू p है तो me इक्वल टू हाफ, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, p का स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल टू 2me होता है। यहाँ से अगर अपन p की वैल्यू निकाले तो p इक्वल टू अंडर रूट 2me है, ठीक है। तो अपने पास क्या है, एक संवेग का जो फॉर्मूला है वो गतिज ऊर्जा के रूप में अंडर रूट
2me प्राप्त होता है। यहाँ से अगर अपन इसको तरंग धैर्य वाले फॉर्मूले में पुट करें, मीन्स लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p में पुट करें, तो यहाँ से अपने पास तरंग धैर्य लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m ई प्राप्त होता है। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे ना, तरंग धैर्य गतिज ऊर्जा द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे किसी भी कण के लिए, किसी भी गतिशील कण के लिए तरंग धैर्य निकाल सकते हैं। यहाँ जो तरंग धैर्य है वो उसके द्रव्यमान और उसकी गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो अलग अलग गतिशील कणों के लिए अपन तरंग धैर्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन जैसे अगर कोई गतिशील कण है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन तरंग धैर्य निकाल सकते हैं। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के लिए अल्फा कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन है, तो अपन क्या करेंगे, जैसा जैसा कण होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा को पुट करेंगे। यहाँ पे अपन उसका द्रव्यमान और उसकी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को पुट करेंगे और पुट करके अपन यहाँ इजीली तरंग धैर्य का मान निकाल सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, अगर अपन कोई आवेशित कण की बात करें, आवेशित कण, अगर अपन किसी आवेशित कण के लिए बात करें तो यहाँ आवेशित कण के लिए फॉर्मूला अपने पास लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2me है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन किसी आवेशित कण के लिए बात करें तो आवेशित कण के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा E इक्वल टू QV की फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो B है वो विभव का काम करता है, B विभव, और Q यहाँ पे क्या होता है, उस पर उपस्थित आवेश। अगर अपने पास कोई आवेशित कण है और आवेशित कण गतिशील है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो अपन आवेश और विभव के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू QV, तो अपन को इसमें करना क्या होता है कि उसका आवेश और विभव को पुट करना होता है। तो उससे फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m QV प्राप्त होता है। तो कोई भी आवेशित कण होगा तो उस आवेशित कण के लिए अपन इस फॉर्मूले से उसकी तरंग धैर्य को निकाल सकते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर अपन जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में स्मॉल m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होगा, आवेश Q किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है, और यहाँ पे अपन द्रव्यमान और आवेश का मान पुट करके इजीली तरंग धैर्य का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर अपन को प्रोटॉन के लिए करना है तो अपन यहाँ द्रव्यमान की जगह प्रोटॉन का द्रव्यमान, आवेश Q की जगह Q इक्वल टू जो अपने पास प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इजीली सॉल्व करके अपन यहाँ पे लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। इसी की जगह अगर अल्फा कण है, अपन जानते हैं कि अल्फा कण में क्या है कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आवेश 2 प्रोटॉनों के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पे जब भी आवेश पुट करेंगे 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब भी अल्फा कण की बात होगी वहां पे जो आवेश है Q, उस Q का मान 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम पुट करेंगे, ठीक है। बात आती है द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में क्या होता है कि जो अपने पास अल्फा कण होता है वो हीलियम परमाणु से अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं तो उसी को अपन अल्फा कण के इक्वल या अल्फा कण मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान भी 4 प्रोटॉनों के बराबर होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अपन जो द्रव्यमान पुट करेंगे वो भी 4 प्रोटॉनों के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे द्रव्यमान और आवेश की वैल्यू पुट करके इजीली तरंग धैर्य का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है यहाँ निरावेशित कण की। अगर अपने पास कण निरावेशित है, ठीक है, तो अपन थोड़ी सी बात निरावेशित कण की बात करते हैं। यदि कण निरावेशित है, यदि कण निरावेशित
जब कण निरावेशित होता है तो E इक्वल टू क्यू बी वाला फॉर्मूला अपन नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आवेश नहीं है, और जब आवेश नहीं होता तो ये वाला फॉर्मूला अपन उसमें पुट नहीं कर सकते। उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपन ऊर्जा के ताप के रूप में, ठीक है, गतिज ऊर्जा को केवीटी की फॉर्म में पुट करेंगे। ठीक है, तो जब भी निरावेशित कण होगा, उस निरावेशित कण के लिए जो गतिज ऊर्जा होगी वो ताप के रूप में होती है। यहाँ पे ऊर्जा E बराबर केबीटी पुट करेंगे, तो अपने पास यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m, E की जगह क्या जाएगा, केबीटी। ठीक है, यहाँ पे जो केबी होता है ये वोल्टेज मान नियतांक होता है, वोल्टेज मान नियतांक होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो T है, T उसका ताप है। तो जैसे अगर अपन बात करें न्यूट्रॉन वाले कणों की, ठीक है, तो न्यूट्रॉन वाला जो कण होगा, उस न्यूट्रॉन वाले कण के लिए अपन जो फॉर्मूला पुट करेंगे वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m kBT होगा। तो यहाँ जितने भी निरावेशित कण हैं, उन निरावेशित कणों के लिए अपने पास जो तरंग दैर्घ्य का निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब अपन सारे कणों के लिए अलग अलग बात करें, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, प्रोटॉन के लिए कि इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, तो वो अपन निकालते हैं। ठीक है, इसको अपन नोट करते हैं। सभी अलग अलग कणों के लिए बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपने पास 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो अपने पास 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। ठीक है, अपने पास वही डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या द्रव्य तरंगों के लिए जो तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला अपने पास आवेशित कणों के लिए लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2me था। यहाँ पे v क्या है, उसका विभवांतर है, विभव है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास लैम्डा, अपन ने ये सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में पुट करने से अपन जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य है, उस तरंग दैर्घ्य का मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, जो अपने पास 12.27 अपॉन अंडर रूट बी। अपन यहाँ विभवांतर, अलग अलग विभवांतरों के लिए यहाँ पे लैम्डा का मान अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मीन्स 10⁻10 में है। ठीक है, इसी प्रकार अपन प्रोटॉन के लिए बात करेंगे तो प्रोटॉन में भी यही है कि अपन यहाँ पे आवेश, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उस पर आवेश का मान तो समान होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश। तो यहाँ पर आवेश 1.6 × 10⁻19। यहाँ पे अगर अपन उसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो यहाँ द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला आवेशित कण है, फॉर्मूला अपने पास लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन यही रहेगा। ठीक है, तो अपन सारी से वैल्यू इसी में पुट करते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करने पे अपने पास यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य उसका जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू आती है वो लैम्डा इक्वल टू 0.286 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका मान अपन इलेक्ट्रॉन की तुलना में देखें तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में इसकी वैल्यू कैसी है, कम है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्घ्य कम प्राप्त होती है। यही बात अपन ड्यूट्रॉन के लिए बात करें तो ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 2 प्रोटॉनों के इक्वल होता है। तो अपन यहाँ पे m इक्वल टू 2mp, इसका मीन्स ये हुआ कि इसका जो द्रव्यमान है वो 2 प्रोटॉनों के बराबर है। यहाँ पर जो आवेश होगा वो आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अगर अपन को ड्यूट्रॉन का नहीं पता तो ड्यूट्रॉन जो होता है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, उसको 1h2 बोलते हैं अपन, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आवेश है वो तो 1.6 × 10⁻19, यही सारी वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपन को यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य है वो लगभग लैम्डा बराबर 0.202 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जैसे जैसे इस बी की वैल्यू, इस विभव की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार अगर अपन निरावेशित कणों की बात करें तो निरावेशित कणों के लिए जो ऊर्जा होगी वो ताप के रूप में होती है। तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला पहले भी देखा था, तो उसका फॉर्मूला जो होता है अपने पास वो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m kBT है। यहाँ पे kB अपन ने वोल्टेज मान नियतांक बोला था, जिसकी वैल्यू अपने पास 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन है। ठीक है, अपन सारी की सारी वैल्यू इसी में पुट करते हैं। ये अपने पास
प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू अपने पास 6.62 इंटू 10⁻34। यहाँ पर अपन न्यूट्रॉन का अपन द्रव्यमान पुट करेंगे 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अपन ने वोल्टेज मान की वैल्यू पुट की T, यहाँ पे क्या है ताप। तो यहाँ से अपन को जो तरंग दैर्घ्य है वो तरंग दैर्घ्य अपने पास 30.8 अपॉन √T एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अपन अलग अलग गतिशील कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। अपन दोबारा बात करते हैं कि जो डी ब्रोगली परिकल्पना है वो अपन से ये कहती है कि अगर कोई गतिशील कण है तो उस गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है जिसको अपन डी ब्रोगली तरंगे बोलते हैं। ठीक है, ये उसी पर आधारित है जिस प्रकार से अगर कोई प्रकाश संचरित होता है, उसकी ऊर्जा संचरित होती है, विकिरण उत्सर्जित होती है, तो वो तरंग के साथ साथ उसकी कणीय प्रकृति को समझाती है। तो उसी प्रकार अगर कोई कण गतिशील होता है तो उससे संबंधित तरंग दैर्घ्य होती है। यही अपन से कौन कहता है? डी ब्रोगली कहता है। ठीक है, तो ये अपने पास टॉपिक था वो डी ब्रोगली की परिकल्पना। ठीक है।